अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा नाम आमना नवाज है। मैं माहिर नफ्सियात हूँ और सदाकत क्लिनिक मरी की डायरेक्टर हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से हमने एक वेबिनार की सीरीज का आगाज किया हुआ है, जिसमें विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक के जो प्रोफेशनल्स हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मरी के, हम सब मिलके अवेयरनेस एक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेबिनार का हमने एक आगाज किया है। और आज भी उसी सीरीज की थर्ड ये एक प्रोग्राम है। हमारे साथ जो मेहमान है, मैं पहले उनका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ तलाल जुबैर साहब हैं। ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर हैं। नदीम इकबाल साहब हैं, ये सदाकत क्लिनिक कराची के डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मिस हफ्जा शाहिद हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और विलिंग वेज लाहौर में बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करती हैं। और वकील मुराद साहब हैं, ये एडिक्शन काउंसलर हैं और विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर भी हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये है गलत फहमियों के हवाले से। जिस तरह से हर बीमारी से के साथ कुछ गलत फहमियाँ जुड़ी हुई होती हैं, उसी तरह से नशे की बीमारी और फिर उसके इलाज के हवाले से भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो पाई जाती हैं। और वो आम लोग उन गलत फहमियों की वजह से मरीज के इलाज तक नहीं पहुंच पाते, उसको बीमारी नहीं समझते। बाज़-औक़ात तो उन्हीं गलत फहमियों की वजह से मरीज को मिस हैंडल भी किया जाता है और जिसकी वजह से मरीज की बीमारी और बढ़ती है। तो ऐसी ही कुछ जो कॉमन गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और मेरा जो पहला सवाल है वो वकील मुराद साहब से होगा कि सबसे ज्यादा जो एक इशू समझा जाता है इस नशे की बीमारी के हवाले से, कि लोग इसको बीमारी नहीं समझते और इसको समझा जाता है कि ये किरदार की खराबी है, ये बुरा इंसान है। और क्योंकि ये बुरा इंसान है और मॉरली भी इसकी कोई हालात ठीक नहीं है अखलाकी तौर पर, लिहाजा इसको अच्छी खासी कोई सजा दी जाए। और बुरे लोगों को तो अच्छी खासी जब सजा मिलती है ना, तो फिर वो ठीक होते हैं। तो नशे की बीमारी को ये समझा जाता है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि इलाज की इसको जरूरत नहीं है, इसको किसी सजा की जरूरत है। और फिर वो सजा दे तो फिर शायद ये ठीक हो जाएंगे। तो आप इस पे कुछ रहनुमाई करें कि नशे की बीमारी क्या किरदार की खराबी है? क्या मरीज का किरदार बुरा होता है नशा करने से पहले, जिसकी वजह से वो नशा करता है? थैंक यू वेरी मच मिस आमना नवाज। ये बहुत अहम आपने सवाल किया है हमारे व्यूअर्स के लिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि ना कि पाकिस्तान बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी अभी तक इसको कंप्लीटली एक बीमारी एक्सेप्ट करने में जो है वो काफ़ी मुश्किलात है। यानी पब्लिक की के लेवल तक या प्रोफेशनल्स के लेवल तक, चूंकि अभी लोगों को ये बात नहीं समझ में आई कि एडिक्शन भी एक बीमारी है, लाइक अदर डिजीजेस, लाइक डायबिटीज, लाइक एस्थमा, लाइक हार्ट डिजीज। और इसको जो लोग हैं वो एक रेमेडीज के तौर पे इसको रेमेडीज के जरिए से ट्रीट करने की और इससे लोगों को निकालने की जो है वो कोशिश की जाती है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक बाकायदा बीमारी कंसीडर किया है। जो है वो ड्रग्स लेता है या सिस्टम है, ड्रग्स और अल्कोहल, प्लेजरेबल जो सेंसेशंस हैं वो मिलना शुरू होती हैं और एक टाइम के बाद जो है वो इंसान को जो है वो मज़ा जो है वो कम मिलना शुरू होता है और उसके नतीजे में उसकी जो डोजेस हैं, मिकदारें हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसा मैंने बोला कि इवन प्रोफेशनल्स, इवन इस फील्ड के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी सही मानों में इसकी समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते। तो अगर आप साइंटिफिकली इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बीमारी है और इसका कोई ताल्लुक किसी इंसान के
करैक्टर से बिल्कुल नहीं है। और एक स्टेज पे जाके जब आप ड्रग्स लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी और ब्रेन में सर्टन चेंजेस आती हैं, और उस चेंजेस के नतीजे में आप लॉस ऑफ कंट्रोल का शिकार होते हैं, आपको मजा कम मिलता है, फिर आप डोजेस अपनी इंक्रीज करते हैं और आप एक लॉस ऑफ कंट्रोल का शिकार हो जाते हैं। तो फैमिलीज जो हमारे पास आती हैं, चूंकि हम ये प्रैक्टिस करते हैं, फैमिलीज की हेल्प कर रहे होते हैं, तो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है डिजीज कॉन्सेप्ट को उनके अंदर इनकलकेट करने के हवाले से, काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक बुनियादी नुक्ता है, अगर ये समझ लिया जाए तो इससे रिकवरी के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, अदरवाइज आप भटक जाते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। ये एक बीमारी है, किरदार की खराबी नहीं है, लेकिन बाद में जब कोई नशे का इस्तेमाल करता है और फिर नशे का मरीज बनता है, उसके बाद जरूर उनके किरदार की, उनके अंदर बहुत सारी किरदार की खराबियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मॉरल फेलियर है किसी का, जिसकी वजह से बस अब उसको सजा दें तो वो ठीक हो जाएगा। और कई दफा इस वजह से फैमिली अगर मरीज का इलाज करवाती भी है तो वो ये सोच के करवाती है कि ये इसको सजा मिले, तो सजा दे, इसको कहीं छोड़ाओ, कहीं बस रख दो, कहीं दाखिल करा दो, जमा करा दो। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जिससे निकलने की जरूरत होती है उन तमाम फैमिली मेंबर्स को जिनका कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है। तलाल जुबैर साहब से मैं बात करना चाहूंगी। एक दूसरी बहुत बड़ी जो गलतफहमी पाई जाती है नशे की बीमारी के हवाले से, वो ये कि वो आम लोग यही समझते हैं कि नशे का जो शख्स भी नशा करता है तो नशा छोड़ने के लिए उसको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है विल पावर। मतलब हर कोई ये मशवरा दे रहा होता है मरीज को कि विल पावर होनी चाहिए, विल पावर पैदा करो अपने अंदर, कुव्वत इरादी पैदा करो। मैंने भी ये फलां चीज छोड़ी थी, तुम्हारे फलां रिश्तेदार ने भी छोड़ी थी, तो तुम भी छोड़ सकते हो, तो बस विल पावर पैदा। तो आप इसमें रहनुमाई करें हमारे देखने वालों की कि विल पावर का क्या रोल है नशे की बीमारी में और नशा छोड़ने के हवाले से अगर हम बात करें तो। बहुत शुक्रिया मिस सामना। बहुत ही अहम नुक्ता जो जिसके ऊपर आपने मुझे डिस्कशन का मौका दिया वो विल पावर का है या कुव्वत इरादी का है, कि जब हम कोई नियत बांध लेते हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि हमारी जो विल पावर होती है वो हमारे लिए बेशुमार जगहों पे जो है वो काम करती है, लेकिन जब हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो वहां पर विल पावर जो है वो फिर काम नहीं करती। उसकी वजह यह है कि विल पावर एक रिलायबल सोर्स नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकें, क्योंकि विल पावर जो है वो मौसमों की तरह होती है, वो तब्दील होती रहती है, वो मोटिवेशन होती है जो कि कभी ज्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है। अमूमन लोग जब कोई फैसले करते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं, तो हम महसूस हो रहा होता है कि हम दुनिया को बदल देंगे और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो फिर अंदर से एक जज्बा है जो उठता है और इंसान कहता है कि हाँ वो आज ये फैसला करता है। लेकिन जब जूं जूं वक्त गुजरता है, मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जो विल पावर है वो वक्त के साथ साथ ड्रेन होने लगती है,
उसके अंदर उतार चढ़ाव आता है, नींद नहीं पूरी हुई, भूख लगी हुई है, बोरियत हो रही है, थकावट हो रही है, तो काफी फैक्टर्स होते हैं जो कि विल पावर को जो है वो नीचे की तरफ पुश करते हैं। और जब किसी मसले को आप हल करने की तरफ तगदो शुरू करते हैं तो बेशुमार नए नए मसले जो हैं वो उठ के सामने आने लगते हैं। और यहाँ पर फिर विल पावर की जगह जो है वो स्किल पावर, जो कि एक मेंटेनेबल और रिलायबल रिसोर्स है, हमें उसको इस्तेमाल करना होता है अपनी चीजों को हल करने के लिए। देखिए, एडिक्शन जो है वो एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं होती। चॉइस ये होती है कि हम नशा करें या नशा ना करें। लेकिन जब हम नशा कर लेते हैं और नशा करने लगते हैं तो फिर हमारे अंदर कुछ खास जहन के अंदर तब्दीलियां आने लगती हैं। हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है हमारे दिमाग का, उसके अंदर तब्दीलियां आने लगती हैं और हमें जो है वो नशे के अंदर वक्ती तौर पर मजा मिलने लगता है। तो फिर चांसेस होते हैं कि हमें जो है वो एडिक्शन हो जाए। जब एडिक्शन हो जाती है तो फिर ये हमारे बस की बात नहीं होती कि हम उसमें से अपनी मोटिवेशन के या अपने विल के जोर पे बाहर आ सकें, बल्कि उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं उस मसले को हल करने के लिए। जैसे किसी को अगर कैंसर हो जाए या डायबिटीज हो जाए तो उसकी विल पावर उसको खाली बाहर नहीं लेके आ सकती, बल्कि उसमें कोई और आधा दर्जन फैक्टर्स होंगे जो कि उसको हेल्प करेंगे। और विल पावर अगर किसी की बहुत स्ट्रांग हो तो उसको जो है वो उस मसले के अंदर नहीं फंसता जिसके अंदर के वो इस वक्त फंसा होता है, और वो उसमें से बाहर निकलने की, क्योंकि तमाम तर मरीज जो है वो अपने ओन पे कोशिश जरूर करते हैं नशा छोड़ने की, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उसके जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, घर वाले भी उसको बताते रहते हैं उनको, या कोई हादसात होते हैं, कोई फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो अक्सर मरीज इस चीज को रियलाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो रियलाइज करने के बावजूद फैसला नहीं कर पाते। और अगर वो 2-3 दिन 4 दिन, बल्कि अक्सर हम देखते हैं कि मरीज जो है वो जो विड्रॉल का पीरियड है, तकलीफ वाला पीरियड है, नहीं, वो मरीजों को लगता है कि हम हफ्ता 10 दिन अगर गुजार लेंगे ना बगैर नशे के तो फिर हम जो है वो नशा छोड़े रखेंगे। लेकिन असल जो इम्तिहान का वक्त होता है वो तो 20-21 दिन के बाद शुरू होता है और अगले 1.5 से 2 साल तक वो इम्तिहान का जो पीरियड है वो चलता रहता है, जिसे हम पोस्ट एक्यूट विड्रॉल का पीरियड कहते हैं, जिसके अंदर हमारी जो बेशुमार स्किल्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं कि हम अपने आप को उस ट्रैप में से जो है वो बाहर निकाल सकें। तो जो विल पावर है ये आपको यहां तक उसने पहुंचा दिया। यानी एक बंदा जिसकी विल पावर इतनी कमजोर है कि नशा करने के बावजूद, इतने नुकसान उठाने के बावजूद वो आज इस मकाम पर पहुंच गया है, तो यही विल पावर उसको नशे से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं होगी। इसलिए इस मकाम पे उसको ऐसी स्किल्स की, ऐसी टेक्निक्स की, ऐसे तरीकेकार सीखने की जरूरत होगी जो उसको उस मसले में से बाहर निकालेगा। हम जिंदगी के अंदर जिस स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, अगर किसी मसले में फंस जाते हैं तो हमारा जो उस वक्त का जो लेवल होता है वो काफी नहीं होता उस मसले से बाहर आने के लिए, और फिर हमें कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ती हैं जिसके नतीजे के अंदर हम उसे बाहर आते हैं। और जो लोग फिर ये टेक्निक सीख लेते हैं वो हमेशा के लिए उसमें से बाहर आ जाते हैं, और जो लोग टेक्निक्स नहीं सीख पाते वो फिर लंबे अरसे तक इन्हीं मसलों के अंदर फंसे रहते हैं। और जब तक वो टेक्निक सीख नहीं लेते या कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं वो फेस करते तो वो इस चीज में से, इस मसले को जो है वो मसले में से बाहर आने के लिए और हल के लिए तगदो नहीं कर पाते। तो बुनियादी तौर पर जो विल पावर है ये टेम्परेरी चीज है, ये भी इफेक्टिव होती है। ये इंसान को ये फैसला करने में आसानी देती है कि ठीक है, मैं आज के बाद जो है वो नशा नहीं करूंगा। ये एक अच्छा फैसला है जो विल पावर की बेस पे है। लेकिन नशा छोड़ने का जो तरीका कार है वो जब तक वो नहीं सीखेगा तो खाली ये फैसला जो है वो काफी नहीं होगा नशा छोड़ने के लिए, बल्कि इस फैसले के साथ साथ तरीकाकार भी सीखने की जरूरत होगी, जिसको कि हम स्किल पावर। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर जो इल्लतें होती हैं, जैसे किसी ने अगर ओवर ईटिंग करनी है, अपना वजन कम करना है, या किसी को बहुत गुस्सा आता है और उसने अपने गुस्से पे काबू पाना है, या फिर जैसे नशा किसी ने छोड़ना है, या किसी में जुआ
खेलना छोड़ना है, तो उसमें ये इल्लतों में अक्सर लोग विल पावर का मामला लेके आते हैं कि विल पावर होनी चाहिए बस। और बहुत सारे लोग हर साल, जैसे अभी जनवरी भी आने वाला है, तो न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग ये रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल हमने वजन कम करना है, इस साल हमने अब बस सिगरेट छोड़ देनी है। लेकिन क्योंकि आता नहीं है कि वजन कम करने का क्या तरीका है, सिगरेट छोड़ने का क्या तरीका है, नशा छोड़ने का क्या तरीका है, तो वो कुछ ही दिनों में वापस अपनी उसी इल्लत की तरफ चले जाते हैं। तो स्किल सीखना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर किसी को बहुत शौक है जहाज चलाने का, बहुत विल पावर है कि मैंने पायलट बनना है, तो आप उसको जहाज में बिठा देंगे, तो जब तक उसको जहाज चलाना नहीं आएगा तो उसकी विल पावर तो उसको हेल्प नहीं करेगी। और उसी तरह से विल पावर नशा छोड़ने से ज्यादा अगर किसी कहीं काम आती भी है, तो इलाज करवाने में विल पावर जरूर काम आ सकती है। जैसे अगर बुखार है तो विल पावर से बुखार तो नहीं उतर सकता, लेकिन हाँ, डॉक्टर के पास जाने के लिए थोड़ी हिम्मत करने के लिए हम कह सकते हैं कि उठो, थोड़ा विल पावर यूज करो अपनी। तो इलाज करवाने में तो विल पावर काम आती है, नशा छोड़ने में कि सिर्फ इस पे जोर दो कि बस नशा नहीं आज से करना, उस पे ये काम नहीं आती। और वैसे भी जिसके अंदर विल पावर होती है, वो शायद नशा करता ही नहीं, वो नशे को पहले दिन ही नो कह देता है। और जो कि जिसमें विल पावर है, तो विल पावर का तो फिर रोल ही खत्म हो गया है। जो नशा कर रहा है तो उसकी तो फिर अपने ऊपर मर्जी चली ही नहीं, पहली दफा भी नहीं चली। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका आपने बड़े अच्छे तरीके से इसकी वजाहत भी की। इस हफ्जा से मैं एक तीसरी गलतफहमी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। ये बहुत ही आम है, ये देखने को मिलता है हमें कि लोग मशवरा देते हैं उन लोगों को जिनका प्यारा नशे में की बीमारी में मुब्तला होता है कि तुम इस पे कोई जिम्मेदारियां डालो ढेर सारी, इसकी शादी करवा दो, इस पे जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो ये फिर नशा छोड़ देगा, या इसको कोई कारोबार शुरू करवा दो, सारा का सारा कारोबार इसके हवाले करो, जब पड़ेगी जिम्मेदारी तो ये नशा छोड़ देगा। या इसको इस किस्म की कोई जिम्मेदारी दो कि अलग घर दे दो, अलग शिफ्ट कर दो, सारा ये निजाम खुद चलाए, इसको मुल्क से बाहर भेज दो, वहां पे ये कोई काम काज करेगा, नौकरी करेगा, तो फिर ये खुद ही नशा छोड़ देगा। तो ये जो जिम्मेदारियों का बोझ डाल देना मरीज के कंधों पे कि इस तरह से शायद ये नशा छोड़ देगा जब सर पे पड़ेगी जिम्मेदारी, तो ये किस हद तक इसमें हकीकत है कि ये ठीक तरीका है? मैं सामना देखें, वैसे तो गलतफहमियां तकरीबन हर बीमारी में ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन नशे की बीमारी में खास तौर पर इतनी गलतफहमियां एग्जिस्ट करती हैं कि मुझे लगता है कि अभी बहुत साल लगेंगे लोगों को उनमें से निकलने के लिए। लेकिन बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेरा ख्याल है कि हम सबकी ख्वाहिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दें, और वो इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करें कि ट्रायल एंड एरर या गलती कर कर सीखना, ये वाला तरीका सीखने का ऑब्सोलीट हो चुका है। अब हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फौरन अवेल करना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। जैसे आपने बात की कि नशे की बीमारी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि लोग फौरन इलाज करवाने की बजाय किसी ना किसी तरह से उनको किसी और एक्टिविटी में एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये होता है कि, और कुछ मरीजों ने भी ऐसा नशे की बीमारी में ये एक इमेज सा क्रिएट किया होता है कि वो नशा इसलिए करते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया, या वो नशा इसलिए करते हैं कि वो पास नहीं हो सके इम्तिहान में, वो नशा इसलिए करते हैं कि वो एक ब्रोकन फैमिली से हैं, उनके घर में बहुत मसले हैं और बहुत सी रीजंस की वजह से। तो घर वाले कहीं ना कहीं मजबूर से हो जाते हैं इन चीजों को यकीन करने के लिए कि शायद यही वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नशा करता है, और अगर हम इनको दूर कर देंगे तो ये नशा करना छोड़ देगा। और वो कई दफा अपनी बहुत कोशिशें करते रहते हैं। ये आजकल क्योंकि फारिग रहता है ना, आजकल ये भी समझा जाता है कि मरीज भी कहता है कि मैं आजकल फारिग हूँ, जॉब वगैरह नहीं मिल रही, तो जब जॉब मिलेगी तो फिर मैं नशा छोड़ दूंगा, तो फैमिली को लगता है आएगी तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए, ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये तरीका थका देने वाला है। इससे ना तो किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगी फैमिली मेंबर्स, और ना ही उनके मसले का हल होगा। ये तरीका उनको थकाता रहेगा, और नशे इसमें जिसको फायदा मिलेगा वो सिर्फ नशे की बीमारी है। यानी आप उनको उम्रा पर ले जाएं, आप उनको दम कराते रहें, आप उनके साथ उनकी बातें मानते रहें, गुस्सा करते रहें, या उनकी शादी करा दें, उनको कोई बिजनेस शुरू करा दें, ये सारे तरीकों से वो अपने आप को थका लेंगे और आखिरकार उन्हें उनको इलाज के लिए लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन तब तक बीमारी इतनी पीक पर जा चुकी होती है, घर वालों की हिम्मत जवाब दे चुकी होती है, बाजुकात नहीं, ज्यादातर फैमिली इस तरह इलाज तक पहुंच ही नहीं पाती।
क्योंकि बीच में ही बहुत सारे नुकसानात हो चुके होते हैं। तो करना उनको ये चाहिए कि अब तो इतना ऐसा ज़माना है कि हम एक क्लिक पर, एक सर्च पर चीज़ें इस तरह की ढेरों अपने सामने खोल सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि अगर कोई भी मसला हमारे साथ आ रहा है तो उसमें हेल्प लेने के लिए क्या-क्या तरीके हैं मेरे पास। तो उनको गूगल से हेल्प लेनी चाहिए, कुछ किताबों से हेल्प लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, किसी और समझदार इंसान से बात कर लेनी चाहिए जो उनको सही मशवरा दें कि ऐसी बीमारियों का सिर्फ इलाज होता है। क्योंकि एक फैक्टर और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इस बीमारी में ज़्यादातर घूम-घुमा कर लोग इसलिए इलाज में आते हैं क्योंकि बीमारी ज़्यादातर लोग मानते नहीं है इसको। वो किरदार की खराबी या कोई मर्ज़ी की चीज़ समझते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, या जब इसकी विल पावर आएगी, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया, तो ये छोड़ देगा। तो अगर हम पहले हाथ में इसको बीमारी समझना शुरू कर दें ना, और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें, और हमें पता होना चाहिए कि बीमारियाँ सिर्फ इलाज से ठीक होती हैं। बीमारियाँ कस्मों वादों से, बीमारियाँ इनेबलिंग करने से, बीमारियाँ बातें मानने से, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल ठीक नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, और आज नहीं तो कल हमें उनका इलाज ज़रूर कराना पड़ता है। तो लोग बजाय इसके कि वो थकें इन सारी चीज़ों में अपने आप को एंगेज करके, उनको चाहिए कि वो फ़ौरन किसी ऐसी फैसिलिटी से राब्ता करें जो इस चीज़ का इलाज करने में एक्सपर्ट हैं, जो उनको सही मशवरा दे सकें, और फिर वो डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। लेकिन पहले उनको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, शेम से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ना ही बात पर्दे में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारी का होगा, और फैमिलीज़ और उनके लव्ड वन जो तकलीफ़ में होते हैं, वो सफ़र करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायबिटिक भी है और उसकी शुगर ज़्यादा है, तो फ़िलहाल वो अपनी मदद करने के काबिल नहीं है, तो वो किसी और की ज़िम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? नशे की बीमारी में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आप कभी भी उन पर ज़िम्मेदारी ना डालें, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे तो। यानी एक सिम्पटम होता है बीमारियों का जिसे कहते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी मरीज का जो कंट्रोल है या काबू है खुद पर या अपनी बीमारी की अलामतों पर, वो नहीं रहा। तो जब वो इस वक्त बेबस है अपनी उस बीमारी में, तो उसको इलाज की जरूरत है, मदद की जरूरत है। तब जाके जब वो सेहतयाब होगा तो उसके बाद इस तरह के फैसले हम ले सकते हैं। नदीम इकबाल साहब से मैं चौथी गलतफहमी के हवाले से बात करूंगी, जो कि इतनी आम है कि जिसकी वजह से फैमिलीज अक्सर सोचती रहती कई सालों तक कि इलाज करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि उसका इलाज हो, वो तो ठीक होना चाहता ही नहीं है, वो तो अभी इतना मोटिवेटेड ही नहीं है कि उसको इलाज की जरूरत है। और अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसको इलाज में दाखिल किया जाएगा तो फायदा नहीं होगा इलाज का भी, वो नाराज रहेगा, तो कहीं घर आके गुस्से में और ज्यादा नशा ना करे। तो ये सोच के बड़ा टाइम गुजर जाता है मरीज के इलाज में। तो आप इस बारे में कुछ रहनुमाई करें कि क्या जरूरी है कि मरीज की मर्जी होगी इलाज में तभी उसको इलाज से फायदा मिलेगा, और अगर वो मर्जी के खिलाफ आएगा तो फिर उसको फायदा नहीं होगा? ये जो नशे की बीमारी एक वाहिद एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, और उसके पीछे एक वजह ये भी है कि इस बीमारी को या इस बीमारी के टॉपिक को एक टैबू टॉपिक के तौर पर समझा जाता है, और इसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है फैमिलीज में, घरों में, बच्चों के साथ। यहाँ तक कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट जिनका एडिक्शन की स्पेसिफिक फील्ड से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, वो भी अमूमन मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होते हैं और मिक्स में फंसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को उन्हीं मिक्स के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। और अगर किसी के घर में कोई बीमार नशे का मरीज आ जाता है तो वो भी फिर उन्हीं मिक्स के साथ ऑपरेट करते हैं, और उसके नतीजे में कोई रिजल्ट नहीं क्रिएट हो रहा होता। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि क्या मर्जी का होना जरूरी है, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर हम इसको साइंटिफिकली स्टडी करें और इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले मरीज की मर्जी को ही हिट करती है, उसकी मर्जी को ही खराब करती है, और मरीज की मर्जी अपने ऊपर चलना खत्म हो जाती है। अगर आप उसके पास्ट में भी देखें, उसके पिछले 1 साल को दोहराएं, पिछले 6 महीने को दोहराएं, तो आपको नजर आएगा कि उसने बहुत दफा अपनी मर्जी का इजहार किया, अपनी कमिटमेंट्स का इजहार किया, और फिर उनका क्या नतीजा निकला। तो ये बीमारी की वजह से होता है। मरीज मगर जब भी कोई वादा करता है या किसी मर्जी का इजहार करता है तो वो कोई झूठा नहीं करता, वो अपनी कमिटमेंट, अपना वादा या अपना इजहार करते हुए उसकी नीयत बिल्कुल ठीक होती है, मगर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी डिजीज का शिकार होता है जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी पर कायम नहीं रह सकता, उसकी मर्जी अपने ऊपर चल नहीं सकती, और 98% पेशेंट्स का इलाज उनकी मर्जी के बगैर ही शुरू होता है इनिशियली। बट जब मरीज इलाज में आ जाते हैं
तो उनकी मर्जी भी डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जब उनकी ब्रेन और बॉडी से ड्रग्स रिमूव होती हैं, जब उनको इस बीमारी की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, वो डिजीज कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो हम अपने तजर्बे में ये देखते हैं कि हमारे पास भी कोई 98% पेशेंट आते अपनी मर्जी के बगैर ही हैं, मगर आने के बाद कुछ ही दिनों में जब वो हमारे काउंसलिंग सेशंस में बैठते हैं, जब वो हमारे लेक्चर्स में बैठते हैं, जब वो हमारे साथ टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं और वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और हम उनके ख्यालात पर उनको एक साइंटिफिक रिप्लाई करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको रिसर्च दिखाते हैं, उनको कोई बुक देते हैं, तो उनकी मर्जी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती है और विदिन ट्रीटमेंट ही उनकी मर्जी भी आ जाती है और वो फिर खुद से इलाज में आगे बढ़ते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं, अच्छी जिंदगी की तरफ आते हैं। बल्कि बहुत दफा तो पेशेंट हंसता है अपनी ही कही हुई बातों पर, अपने ही कहे हुए बातों पर या अपने ही ख्यालात पर। सो मर्जी का इंतजार करते रहना बाज दफा मरीज के लिए किसी बड़े खतरे का बायस बन जाता है। अमूमन एक ये भी चीज है कि इसका कोई नुकसान हो जाएगा, कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो फिर मर्जी आ जाएगी। नो डाउट अगर कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो मर्जी आ जाएगी, बट इट्स नॉट ए गुड थिंग कि हम इंतजार करते रहें कि एक दिन इसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो फिर इसकी मर्जी आएगी और हम फिर इलाज करवाएंगे, क्योंकि शायद फिर इलाज होने से भी उनकी जिंदगी में वो जो बड़ा नुकसान हुआ है वो रिकवर ना हो सके। इसीलिए साइंटिफिकली या साइंस से या किताबों से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि अगर कोई शख्स नशे की बीमारी का शिकार हो चुका है तो उनका इलाज होना चाहिए, चाहे उनकी मर्जी के बगैर ही हो, बट इलाज मैंडेटरी है, इलाज कंपलसरी है। इलाज में आने के बाद मरीज की मर्जी भी आ ही जाती है। अच्छा, इसमें फिर मैंने ये भी देखा है कि जो लोग भी अपनी मर्जी से इलाज में आते हैं और जो अपनी मर्जी से नहीं आते, 3-4 दिन बाद दोनों मरीज एक जैसी बातें कर रहे होते हैं, यानी वही कह रहे होते, जो मर्जी से आए होते हैं वो भी कह रहे होते हैं नहीं मैंने घर जाना है, और जो मर्जी से नहीं आए होते वो तो ऑब्वियसली कह रहे होते हैं। और लेकिन कुछ दिनों में ज्यादा मुश्किलात उन मरीजों को होती है जो अपनी मर्जी से आए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं मर्जी से आया हूँ तो मैं अपनी मर्जी से जा भी सकता हूँ। और नशे की बीमारी के बारे में कहा जाता है कि मरीज की मर्जी में ही मर्ज है, यानी ये जो उसकी मर्जी होती है, जितनी मर्जी से मरीज आता है तो जैसे ही फिर नशा उसकी जिस्म से निकल जाता है तो फिर वो मर्जी उसकी जो है वो चलती नहीं है फिर उसके ऊपर, और फिर उसको क्रेविंग्स होती हैं। तो ये एक ट्रैप है मेरे ख्याल से, ये जो मर्जी वाला जो मामला है ना कि मरीज की मर्जी बने, मरीज की चाहत बने, ये एक ट्रैप है। क्योंकि जो तरतीब है वो ये नहीं है कि पहले उसकी मर्जी होगी नशा छोड़ने की फिर वो नशा छोड़ेगा, बल्कि यूजुअली तरतीब ये होती है कि पहले उससे नशा छुड़वाना होता है फिर मर्जी बनती है। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई नशे की बीमारी का शिकार हो गया है तो ऐसा नहीं है कि मर्जी कोई अंदर से उभरेगी, कोई अंदर से क्रिएट होगी। मर्जी हमेशा या मोटिवेशन हमेशा बाहर से मिलती है, बाहर से आती है। अगर फैमिलीज कुछ ऐसी चीजें सीख लेते हैं, बीमारी के बारे में सीख लेते हैं, इंटरवेंशन का प्रोसेस सीख लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मरीज के अंदर मर्जी को क्रिएट किया जा सकता है बिफोर स्टार्टिंग एन इनिशियल ट्रीटमेंट। बट अगेन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। बाज केसेस में इसका इंतजार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो अपने आप को या किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो अपना कोई बड़ा नुकसान कर सकता है, तो फिर ऐसी सूरत में इस सारे प्रोसेस से गुजरने की बजाय सबसे पहला कदम उठाया जाता है कि मरीज को इलाज में लाया जाए, और फिर वो जो बाद के कामकाज है मरीज को एजुकेट करना और उसकी मर्जी को क्रिएट करना, वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। सो मर्जी बनाने का प्रोसेस होता है फिर ट्रीटमेंट में कि उसकी जो विल है नशा छोड़ने की वो डेवलप हो, जिसके लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है फैमिली को भी और प्रोफेशनल्स को भी और मरीज को खुद भी। वकील मुराद साहब से मैं 5वीं जो गलत फहमी है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। ये जो एक मिथ है कि जो लोग भी नशा करते हैं वो सारे वो होते हैं जो दीन से दूर होते हैं, जो मजहब के जो हमारे मजहबी जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे नहीं करते, तो वही लोग ही नशे की तरफ जाते हैं। और अगर कोई नशे की तरफ चला गया है तो अगर आप उसको निकालना चाह रहे हैं नशे से तो फिर उसके लिए उसको कहें कि वो अपना जो भी उसका मजहब है उसके मुताबिक फिर वो सारे मामलात करे, मजहब को फॉलो करे, मजहब की बताए जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करे, इबादत करे
और इबादत कराने की तरफ बहुत जोर होता है नशे की मरीज का, यानी घर पे फैमिली मेंबर्स काफी कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको इबादत गुजार बनाए, जबकि वो नशे के विड्रॉल सिम्टम से गुजर रहा होता है, नशे की क्रेविंग से गुजर रहा होता है, उसके लिए उसका कोई इलाज नहीं हो रहा होता, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही होती। लेकिन फैमिली की काफी इस तरफ ख्वाहिश होती है कि वो मजहबी होगा तो फिर ही वो नशा छोड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस मामले में भी नशे की बीमारी वाहिद बीमारी है कि जिसमें मजहब के जरिए भी समझा जाता है कि ये, यानी बाकी किसी बीमारी में ये नहीं मशवरा दिया जाता, घर वाले नहीं देते आसपास के कि इसको तुम कहीं उम्रा पे ले जाओ या कोई ऐसे मजहब की कोई तबलीगी जमात में ले जाओ, लेकिन इस बीमारी में ऐसा बहुत कॉमन है। तो आप इस मिथ के हवाले से थोड़ा आगाही दें और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दें हमारे देखने वालों को कि क्या ये सोच दुरुस्त है कि मरीज को बार बार इस पे जोर देना जबकि वो नशे की बीमारी में पूरी तरह मुब्तला है कि मजहबी हो जाओ तो ठीक हो जाओ। बहुत कॉमन है ये वाला मिथ भी हमारी फैमिलीज के अंदर। जो हम काम करते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि इसको मजहब के साथ जो है वो अटैच किया जाता है। अच्छा, मर्जी की बात हो रही थी, तो ये जो मरीज की मर्जी और फैमिली की अर्जी, ये दोनों ठीक नहीं है। फैमिली जो है वो अर्जी से फिर अर्जियां यानी गुजारिशें, मिन्नतें, समाजतें, रिक्वेस्ट, प्लीडिंग, उसको खुश रखना या तो ये करती है या फिर मरीज की मर्जी का इंतजार करती है। और इन दोनों को साइड पे रख के जो, जैसा आप लोगों ने बोला कि स्टेप बाय स्टेप जो एक प्लान है इंटरवेंशन का, जिसके नतीजे में आप मोटिवेशन को पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में आप जो हिट बॉटम है उसको रेज करते हैं और इलाज का रास्ता निकलता है। तो ये दोनों चीजें ठीक नहीं है, मर्जी को के पीछे लगे रहना या फिर अर्जी को इस्तेमाल करना। अच्छा, मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ जो आपने मुझसे किया। फैमिलीज जो है, देखें, जो बीमारियां हैं वो ये नहीं देखती कि कौन सा घराना जो है वो बहुत मजहबी है या कौन सा घराना मजहब से दूर है। तो बीमारी जो है ये उसके कोई जज्बात नहीं होते कि उसने कहाँ जाना है और कहाँ किस घर में नहीं जाना, क्योंकि जो बीमारियां होती है ना, ये कुदरत का निज़ाम है, ये बाय डिफॉल्ट आपका दरवाजा खटका देती है। दूसरी बीमारियां भी हमारी जिंदगी में ऐसे ही आ जाती हैं। तो जब बीमारियां, जैसा कि उनके कुछ जज्बात नहीं होते, वो कुछ जजमेंटल नहीं होती कि फलां बंदा जो है वो कोई नेक नहीं है, बदकार है, तो उसके हिस्से में बीमारी आ जाएगी। तो साइंस हमें बताती है कि देखिए इस चीज से निकलना होगा। बीमारी जो है वो बीमारी होती है, जब वो आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और बहुत से हम देखते हैं कि ऐसे घराने जिनमें कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई जहाँ पे वो किसी गलत रास्ते पे चले हों, बच्चों को बहुत अच्छी रिलीजियस एजुकेशन उनको मिलती है बचपन से लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक स्टेज पे आके ड्रग्स में चले जाते हैं और फिर एडिक्शन से दो चार हो जाते हैं। और इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जो कि जिनका रिलीजियस से जो है वो दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही रिलीजियस से अवे होके गुजारी होती है, तो उनको कुछ भी नहीं होता, यानी उनको कोई ड्रग एडिक्शन नहीं होती। तो ये भी हमें जो है वो डिट्रैक्ट करता है कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो ऐसे हमारे हिस्से में इम्तहानात और चीज़ें, बीमारियां नहीं लाती कि कोई उसने निशाना बांधा होता है कि फलां फैमिली मेंबर को इम्तहान में डालना है, तो ऐसे नहीं इसको देखते। ये एक ऐसी ही है जैसे दूसरी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरी बीमारियों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसको भी एक बीमारी के तौर पे लेके चलना होगा। तो बीमारी जो होती है वो एक जिम्मेदारी होती है, तो बीमारी को जिम्मेदारी से जो है वो ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, इसके बारे में साइंटिफिक जो नॉलेज है उससे गो थ्रू होने की ज़रूरत है। इसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, रिहैब्स हैं। तो अगर आप ऐसे इलाज को रुजू करेंगे जो साइंटिफिकली
फॉलो करता है चीज़ों को, तो आपको जो है वो ज़रूर नताइज मिलेंगे। तो जो फैमिलीज इस गिल्ट में हैं कि शायद उनसे कोई गलत काम हो गया, ये भी एक चीज़ हम देखते हैं अपने पेशेंट्स के पेरेंट्स में ख़ास तौर पे। वो देखते हैं कि माजी में हमसे कोई गुनाह सरजद हुआ है, कोई ऐसी गलती सरजद हुई है जिसके नतीजे में हमारे बच्चे को इस तरह की बीमारी लाहक हुई है। तो कितने नेक लोग, हाँ माशरा भी कहता है, तो कितने कितने नेक लोग दुनिया में गुजरे हैं, बहुत नेक लोग गुजरे हैं, तो उनकी औलादों के साथ भी बहुत सी मुश्किलात आई हैं, वो बहुत बेरारवी का शिकार हुए और अदर चीजें हुई हैं। तो इसमें इस गुमान में और इस सोच में जाने की जरूरत नहीं है कि कुछ आपसे गलत हुआ है। इट्स अ डिजीज, इट्स अ ट्रीटेबल, और इसका इलाज मौजूद है। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मजहब से ज्यादा जो जरूरत होती है हमारे मरीजों को, वो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो ईमान की होती है। यानी मरीजों का जो ईमान होता है या जो भरोसा होता है वो उनका इस चीज पे होता है कि मुझे जब टेंशन होगी ना, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मैं जब बोर होऊंगा, मुझे किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस होगी, तो नशा है जो मुझे सारी मसलों से निजात दिलाएगा। और उनका पूरा भरोसा सिगरेट पे या नशे पे होता है कि ये मेरी मुश्किल का साथी है। उनका पूरा जो बिलीफ सिस्टम है वो ड्रग्स के इर्द गिर्द ही रोटेट करता है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है वो नशों के इर्द गिर्द ही जो है वो घूम रहा होता है। क्योंकि जब उनको मुश्किल होती है तो नशा उनको उस मुश्किल से निकालता है। तो ये सारी स्पिरिचुअलिटी उनकी जो है। हम लोग जब मुश्किल में पड़ते हैं तो वो अल्लाह की तरफ देखते हैं, उससे मदद मांगते हैं, या वो अपने वालिदैन से मदद मांगते हैं, किसी प्यारे से खैर ख्वाह से मदद मांगते हैं, और लोगों का ये भरोसा होता है कि मेरे लिए खुदा ही काफी है, वो मैं उससे मदद मांगूंगा। लेकिन नशे की बीमारी में मरीज का जो ईमान बन जाता है वो ये कि मेरे लिए नशा ही काफी है, मुझे नशा मिलता रहे। और हायर पायर, चूंकि जब भी उसको मुश्किल होती है तो वक्ती तौर पे उसको वो कुशन प्रोवाइड करता है ना, उसके मसले का हल दे देता है, तो इसलिए उसका बिलीफ पे स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा ये तो जब भी मुझे, अगर आप सिगरेट स्मोकर्स को भी अगर आप देखें, जरा सा उनको स्ट्रेस होती है, जरा सा उनको एंजाइटी होती है, तो वो अपनी पॉकेट्स में हाथ डाल के तो सिगरेट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि फौरन ही वो सिगरेट से मदद ले। तो ईमान के ऊपर काम करना, फेथ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। मजहब फिर वो बाद में, फिर ऑब्वियसली जब आपका ईमान ताजा हो जाएगा, वापस रिस्टोर हो जाएगा खुदा की रात पे कि वो मदद करेगा मुझे, तो फिर वो अपने जो भी मजहबी रसूमात है वो भी सरअंजाम देगा। और इसके लिए हम अपने हॉस्पिटल्स में जो 12 कदमों का प्रोग्राम है बहाली का, वो मरीजों को जरूर हम सिखाते हैं, समझाते हैं, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में एजुकेट करते हैं, ताकि पहले उसका ईमान तो ताज़ा हो, और जब वो रिस्टोर हो जाता है फेथ उनका वापस खुदा पे कि वो मेरी मदद करने करेगा, मैं उससे मदद दूंगा, तो फिर वो अपने मजहबी मामलात को भी देखते हैं। फिलहाल जुबैर साहब से मैं जो हमारी जो छठी गलत फहमी है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। एक ये जो गलत फहमी पाई जाती है नशों के बारे में भी, काफी आप समझें कि डिस्क्रिमिनेशन की जाती है नशों में भी आपस में, कि ये नशे सेफ हैं, ये नशे ज्यादा खतरनाक हैं, ये डेंजरस हैं, और ये तो ऑर्गेनिक हैं, ये कुछ नहीं कहते, ये तो इतना कोई मसला नहीं करते। तो नशों में काफी डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि समझा जाता है कि जो बहुत हार्ड ड्रग्स होती हैं जैसे हेरोइन है, कोकेन है, तो वो काफी खतरनाक होती है। जो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं जैसे आइस हो गई, क्रिस्टल मेथ या सिंथेटिक वीड हो गई, तो इसके बारे में तो समझा जाता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर कोई चरस पी रहा है तो कहते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक है, ये तो एक पौधे से निकला हुआ नशा है, वीड है तो ये पौधे से निकला हुआ है, तो ये सेफ है। या ये भी समझा जाता है कि अगर कोई मेडिकल स्टोर से कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ले रहा है, कोई ट्रैंकुलाइजर्स ले रहा है, तो ये भी सेफ है। कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो ये मेडिकल स्टोर से लगा रहा है, तो ये सेफ है। तो ये बहुत, ये मरीजों में भी पाई जाती है गलत फहमी, वाज़ फैमिलीज में भी पाई जाती है कि वो कहते हैं कि नहीं, वैसे नींद की गोलियां तो कोई इतना कोई मसला नहीं था, ये तो जब से इसने हेरोइन शुरू की है तो मसला है। तो ये थोड़ा क्लैरिटी आप जरूर दें हमारे देखने वालों को कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन करना बनता है नशों के बीच में, कि ये सेफ है, ये अनसेफ है। बहुत ही अहम नुकता आपने दोबारा मिथ जिसके ऊपर जो है गलतफहमी के ऊपर आपने बात की। देखिए बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो कि नशावर हो, या कोई भी ऐसी चीज जो कि
इंसान के अंदर मौजूद एक हार्मोन जिसे डोपामीन कहते हैं, उसको अगर ऊपर लेके जाए बगैर कुछ खास एफर्ट किए तो वो चीज नशावर होती है या वो चीज एडिक्टिव हो जाती है इन नेचर। जैसे इसका ताल्लुक खाली किसी ड्रग से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक ऐसी तमाम चीजों से है जो अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं और आपको वो फौरी मजा देने लगती हैं, और वो लेकिन उसके कुछ बुरे नतीजे आपकी जिंदगी के अंदर आने लगते हैं, तो वो चीज जो है वो हमारे लिए हमेशा मुज़र सेहत होगी। जैसे कि एडिक्शन को और डायबिटीज को हम बहुत ही जो है वो को रिलेटेड अमराज समझते हैं कि ये आपस में बहुत मिलते जुलते अमराज हैं, उनके बहुत ही मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। अगर आप देखें कि किसी को अगर डायबिटीज हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो कहा जाता है कि आप चीनी ना लें, हाँ शहद आप ले लें तो उससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो निज़ाम आपके जिस्म के अंदर चीनी को हजम करने के लिए खराब होता है, तो वो शहद को भी हजम करने के लिए खराब होता है। ऐसी तमाम चीजों के लिए इफेक्टिव नहीं रहता, जो कि फौरी तौर पर खून के अंदर ग्लूकोज बनाने लगती हैं और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऊपर ले जाती हैं। तो इसी तरीके से एडिक्शंस के अंदर भी इसी से ताल्लुक नहीं है कि कोई चीज फैक्ट्री के अंदर तैयार होती है, किसी पौधे के साथ उगती है, या फिर वो घर में कोई तैयार कर लेता है। असल चीज ये है कि जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे अंदर एक डोपामीन का हार्मोन को बहुत ऊपर ले जाते हैं, जो बुनियादी तौर पर हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। जब हम किसी भी चीज से सेंस ऑफ अचीवमेंट लेते हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और हमारे अंदर ठाठे मारता हुआ समंदर की जो है वो ऊंची ऊंची लहरें गर्दिश करने लगती हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, अब ये जो फीलिंग है, ये अगर आप कोई डिग्री हासिल करते हैं, आप कोई जिंदगी में अच्छा काम करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो उससे भी रिलीज होता है। और जब लेकिन ये जो केमिकल मेहनत करके रिलीज होता है और हमें इसके पीछे, इसके नीचे जो है कुछ बुनियादें होती हैं जिसके ऊपर काम करते हुए हम इन चीजों को जब हासिल करते हैं, और वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है जो कि डोपामीन का डेवलप होता है। ड्रग्स क्या करते हैं कि वो हमें बगैर कुछ मेहनत किए, बगैर कुछ एफर्ट किए, बगैर कुछ हासिल किए हमें एक अच्छी फीलिंग जो है वो देने लगते हैं, और आम जो मेहनत है उससे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग देने लगते हैं। और जब कोई इंसान वो फीलिंग लेता है तो उसको लगता है कि नीचे कोई मसला है ही नहीं और नीचे कोई प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब वो मसला उसको नीचे नजर नहीं आता और जब भी कोई मसले उसको दरपेश होते हैं तो वो अच्छी फीलिंग ले लेता है, थोड़ा सा नशा करके सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल कर लेता है, और नीचे जो मसले होते हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर होते चले जाते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी सेहत इफेक्ट होती है, उसके रिश्ते इफेक्ट होते हैं, उसका कामकाज इफेक्ट होता है, उसके फाइनेंशियल इफेक्ट होते हैं, और उसका अपनी जो जिस्मानी सेहत है और जहनी सेहत है वो बहुत ही बुरी शक्ल में आ जाती है। तो इससे इस चीज का कतई कोई ताल्लुक नहीं है कि आप किस किस्म का नशा करते हैं, या क्योंकि दिमाग जो है वो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता कि आप नशा किस चीज का कर रहे हैं। आप जो भी नशा करते हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई नारकोटिक्स लेता है जैसे कि हेरोइन है, तो उसके आपके जिस्म के ऊपर विड्रॉल इफेक्ट्स मुख्तलिफ हों, कोकेन के डिफरेंट हों, या आपके ब्रेन के ऊपर उसके इफेक्ट डिफरेंट हों, लेकिन जो आपकी जिंदगी के अंदर उसके असरात हैं वो सबके एक जैसे होते हैं। और जो जैसे कि चर्च के बारे में तो एक ये भी चीज अब मशहूर होने लगी है कि ये दुनिया के अंदर मेडिकल मारोवाना जो है वो अवेलेबल है, और ये जो मारोवाना है ये इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि जो मारोवाना मेडिकली एक ऐसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो कि समझता हो कि आपके लिए ये फायदेमंद हो सकती है, एक बहुत ही कंट्रोल्ड फॉर्म में दी जाती है जिसके अंदर कैनाबिनाइड यानी CBD शामिल होती है,
और वो केमिकल जो है वो उसके साथ वाली जो आपको दी जाती है मेडिकल marijuana, ये इसका कोई मेडिकल यूज और इसके कुछ फवाइद जरूर हासिल हैं, लेकिन FDA जो है वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है अमेरिका की, ये अभी भी इसको कोई कबूल नहीं करता और वो अभी भी इसके ऊपर अपनी जो है वो खामोशी है और चाहते हैं कि इसके ऊपर और तहकीक हो और इसको चीज को जो है वो और बेहतर बनाए। लेकिन जो marijuana आमतौर पर पाकिस्तान में या जो एडिक्टिव सब्सटेंस मिलता है वो THC इसके अंदर केमिकल होता है, जिसे टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल कहते हैं। और ये जो केमिकल है ये बहुत ही ज्यादा मुज़र सेहत है और ये एडिक्टिव पोटेंशियल अपने अंदर रखता है। और उससे बढ़ के ये कि ये आप किसी मेडिकल एडवाइस के ऊपर यहाँ पे तो नहीं एडवाइस हम इस्तेमाल कर रहे होते बच्चे, बल्कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर किसी को एक स्लीपिंग पिल है, नींद की गोली है, या कोई दर्द को दूर करने की दवाई है, कोई अगर डॉक्टर उसको देता है कि आपने 1 हफ्ते के लिए इसको इस्तेमाल करना और आपकी जिंदगी में उससे फिर बेहतरीन नतीजे आएंगे वक्ती तौर पर और फिर आपने इसको छोड़ देना है। तो लेकिन कोई अगर बाजार से ढेर सारी ये दवाइयां खरीद के खुद खाने लगे और उसे कहे कि क्योंकि ये एक लीगल ड्रग है इसलिए मैं तो ले सकता हूँ, तो ऐसे ये चीज वर्क नहीं करती। इसी तरीके से जो किसी भी किस्म की दवाई, किसी भी किस्म का नशा, किसी भी किस्म का सब्सटेंस जो कि आपको बगैर कुछ किए ही सेंस ऑफ अचीवमेंट देने लगेगा और आपकी जिंदगी के अंदर उससे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आने लगेंगे, तो वो बहरहाल एडिक्टिव है और मुज़र सेहत होगा। और इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी पौधे पे लग के आया है या किसी फैक्ट्री में क्या। वो अक्सर पेशेंट्स, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो बाहर मेडिकल marijuana मिलती है, तो वो अक्सर पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि ये तो कैंसर के पेशेंट्स को बाहर मेडिकल marijuana मिल जाती है। तो मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि उसके लिए फिर पहले कैंसर होना जरूरी है, यानी बगैर कैंसर के ही यहाँ पे अच्छे वाले सेहतमंद लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमें भी वो प्रोवाइड की जाए। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो नशे से जुड़ा हुआ एक और गलत फहमी है जो मैं वकील मुराद साहब से डिस्कस करना चाहूंगी कि ये जो वंस इन अ ब्लू मून की टर्म है, ये हमारे मरीज अक्सर यूज करते हैं कि मैं तो कभी कभार नशा करता हूँ। तो नशे के मरीज तो वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नशा करें और रोजाना करें और लार्ज क्वांटिटीज में जो कर रहे होते हैं। तो मैं तो बहुत लो डोज में करता हूँ और कभी कभार करता हूँ। तो इसलिए मैं तो एडिक्शन के जुमरे में, मेरी बीमारी तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं हूँ एडिक्शन के जुमरे में। तो एक तो ये वंस इन अ ब्लू मून की जो टर्म है जो पेशेंट्स के यूज करते हैं, वो एक्चुअली उसका मतलब क्या है वो भी आप बताएं। और क्या ये दुरुस्त बात है कि जो लोग ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं या रोज करते हैं तो उन्हीं को ही हम एडिक्ट कहेंगे, और जो कम करते हैं और कभी कभी करते हैं तो उनको हम एडिक्ट नहीं कह सकते? जी मिस आमना, ये भी एक मोस्ट कॉमनली जो है वो मिथ जो है वो हम सुनते भी हैं और अपने पेशेंट्स के दरमियान डिस्कस भी होता है। इवन फैमिलीज भी इसको अच्छी तरह से नहीं समझती। अच्छा, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग जुमला है जो हमारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं तो कभी कभार नशा करता हूँ, और जिसका फिर हम जब हम थोड़ा उसको प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि वो दिन में कभी कभार की बात असल में कर रहे होते हैं, या दिन में कई बार असल में वो होता है जिसको वो कभी कभार। चूंकि पेशेंट जो है वो अपने नशे को काफी टनल विजन से देखता है, अपनी क्वांटिटीज को, अपनी डोजेस को तो बहुत ही मिनिमाइज करके देख रहा होता है। और
साइंटिफिकली तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है जो आपने सवाल किया, उसका जो दूसरा हिस्सा है कि जो एडिक्टेड पर्सन होता है वो ज्यादा नशा करता है, और जो एडिक्टेड नहीं होता वो कम नशा करता है। देखा ये गया है कि थोड़ा जो नशा है वो भी ज्यादा जो है वो असरात जो है वो रख रहा होता है, चूंकि जो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चूंकि जो देखा गया है कि जो अल्कोहलिक्स हैं वो कम क्वांटिटी में भी ड्रंक हो रहे होते हैं। क्योंकि जब आप मरीज बन जाते हैं, जब आपके अंदर एडिक्शन सरायत कर जाती है, जब एडिक्शन आपके अंदर आ जाती है, तो आप बहुत कम डोज से जो है वो आपके हालात खराब हो रहे होते हैं, आप पास आउट हो रहे होते हैं। तो चूंकि क्वांटिटी जो है वो जितनी आपके अंदर जा रही होती है उसके मुकाबले में जो ग्राफ है प्लेजर का, यानी क्वांटिटी का जो ग्राफ है वो एक टाइम पे जो है वो ज्यादा होता है, और प्लेजर का जो ग्राफ है वो बहुत कम होता है। और फिर नशे के मरीजों में ये चीज देखी गई है कि उनको ड्रंक होने के लिए या उनको आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए कोई ज्यादा नशे की जरूरत नहीं होती, वो बहुत कम क्वांटिटी से उनके हालात जो है वो बिगड़ रहे होते हैं। तो हम इसको इस तरह से मय्यर नहीं कर सकते, और ये भी एक रॉन्ग वे है अपनी एडिक्शन को जांचने का, अपनी एडिक्शन को जो है वो परखने का। नॉर्मली हम जो मर्ज है उसको द फार्मूला ऑफ केज के जरिए से भी हम जो है उसको मय्यर करते हैं, उसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका केज का मतलब जो सी है दैट इसका मतलब है कट डाउन, कि जब आपकी डोजेस जो है वो कम और ज्यादा हो रही हो। ए फॉर अनॉयड रहना या एंगर का एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, गुस्से में आप रहते हो। और जी फॉर गिल्ट, यानी आपको नशा करके बाद में ये फीलिंग्स हो कि ये कुछ ठीक नहीं कर रहे आप, और गिल्टी अपने आप को ठहरा रहे हो, तो गिल्ट का आना भी इंडिकेट करता है कि ये बीमारी है। यानी ई फॉर आई ओपनर, यानी आपको फंक्शनल होने के लिए जो है वो नशे की जरूरत हो, यानी जो ही आपका दिन शुरू होता है तो आप कुछ और ना कर पाए और आपको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, फंक्शनल होने के लिए नशा करना पड़े। तो ये एक गलतफहमी है जिसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आप मिकदारों को सामने रखते हुए, आप क्वांटिटी को सामने रखते हुए या ग्राम्स को सामने रखते हुए आप इस तरह से फैसला करें कि अगर आप 10 ग्राम डेली पीते हैं तो ही आप एडिक्ट हैं, और जो कोई 2 ग्राम पीता है डेली नशा करता है या 2 पैक लेता है तो वो जो है नशे का मरीज नहीं है। देखना ये होता है कि जितनी भी क्वांटिटी आप लेते हैं, जो भी आप मिकदार इस्तेमाल करते हैं, तो आप लेने के बाद आपकी क्या कंडीशन है, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, यानी हाउ डू यू बिकम आफ्टर टेकिंग ड्रग्स, जो आपकी कंडीशन और हालत है वो तय करती है कि आप मरीज हैं, एडिक्शन में हैं या नहीं है। तो जो बाद के हालात हैं वो बिल्कुल जो है वो क्लियर कट बता देते हैं। चूंकि अगर आप लेने के थोड़ी देर के बाद आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते और आप क्या बोल रहे हैं, आपसे चला सही तरीके से नहीं जा रहा, आपकी फंक्शनैलिटी मुतासर हो गई है, आप जो है वो आपकी स्पीच सलर हो गई है और आपका मूड जो है वो बुरी तरह से मतलब नेगेटिव हो गया है, आप अजीब क्रैंकी से हो गए हैं। जबकि नशा कर लेने का मकसद तो प्लेजेंट फीलिंग्स पैदा करना है, नशे लेने का जो बुनियादी मकसद तो अच्छा फील करवाना होता है। लेकिन आप देखें कि जब आप नशा ले लेते हैं उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे नहीं रहते, तो जो बाद के असरात हैं वो तय करते हैं। तो अगर नशा कर लेने के बाद आप इस पोजीशन में नहीं रहते कि आप अपने आप को मेंटेन रख सकें किसी महफिल में, किसी जगह पे या इंडिविजुअली, और आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली जो है वो उसके असरात आपके ऊपर मरतब हो रहे हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं, तो ये फिर आपकी बीमारी है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी क्वांटिटी में नशा करते हैं, ये मैटर करता है कि नशा आपके साथ फिर क्या सलूक करता है, नशा करने के बाद आपके साथ क्या होता है। और किसी किताब में ऐसा सच कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं लिखी गई कि एडिक्ट वो होता है जो इतनी ग्राम या इतने डोज लेता है, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि नशा करने के बाद क्या होता है। नदीम इकबाल साहब, एक सवाल आपसे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता होगा, ज्यादातर फैमिलीज ये पूछती भी हैं और ये गलतफहमी बड़ी ज्यादा प्रिवेल भी करती है कि
नशे की बीमारी का जो इलाज है उसके लिए पहले तो वो गारंटी मांगी जाती ना, कि या तो पक्की गारंटी होनी चाहिए कि एक दफा इलाज कराएं तो जैसे शॉट्स लगते हैं, फ्लू के शॉट्स लोग लगवाते हैं या जैसे वायरसेस के शॉट्स लगवाते हैं, बस एक दफा लगाएं तो बस आप सेफ हो गए, या जैसे हिफाजती टीके होते हैं। तो इसी तरह से नशे की बीमारी के इलाज के बारे में भी यही समझा जाता है कि कोई गारंटीड कोई हिफाजती टीका हो, कोई वन शॉट डील हो ट्रीटमेंट की, तो फिर तो बात है, वरना तो इलाज का कोई फायदा ही नहीं है कि अगर बाद में भी एहतियातें करनी है और परहेज करने हैं। तो इलाज का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि बस बिल्कुल मरीज बिल्कुल नया हो जाए और उसका दिल ही ना चाहे नशा करने को। तो ये इस गलतफहमी को जरा क्लियर आप करें हमारे देखने वालों के साथ कि गारंटी ये का क्या बिल्कुल कॉन्सेप्ट। आप सही फरमा रही हैं कि तकरीबन तमाम लोग ही इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि कोई वन शॉट ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये जो अभी हम इलाज करवा रहे हैं तो इसके बाद हमारा जो मरीज है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, और फिर कभी उसके दिमाग में कोई ख्याल भी नहीं आएगा नशे का, ना ही उसका दिल करेगा। और वो और कुछ नशे से फैमिली नफरत तो करने लगे। हाँ, नशे से नफरत करने लगेगा। और कुछ फैमिली तो ये भी कहते हैं कि अगर हम इनके सामने ड्रग रख देंगे तो इनको कोई वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी और इनको इतनी इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी। एक्चुअली वो ये जो बातचीत कर रहे होते हैं अगेन इसी वजह से कर रहे होते हैं कि वो इस बीमारी को बीमारी नहीं तस्लीम कर रहे होते, वो बीमारी के डिजीज कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं होते, और बीमारी के डिजीज कॉन्सेप्ट में जो बीमारी की क्रॉनिसिटी का फैक्टर है वो इससे लाइम होते हैं, जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे होते हैं। और ना सिर्फ नशे की बीमारी, जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तमाम क्रॉनिक डिजीजेज में ही कोई वन शॉट ट्रीटमेंट नहीं होता, उनमें ट्रीटमेंट जारी रहता है। जब जब कोई इमरजेंसी आती है तो ट्रीटमेंट अपनी शक्लें बदल लेता है, ट्रीटमेंट की कोई और फॉर्म आ जाती है, मगर ट्रीटमेंट किसी ना किसी फॉर्म में उनकी जिंदगी में हमेशा रहता है। अच्छा, एक ये भी कंसर्न होता है कि अगर हम इलाज करवाएंगे और उसके बाद फिर ये दोबारा नशा करेगा तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब हमारा खराब हो गया, सब जाया हो गया। तो जीरो पे ये बात भी समझने की जरूरत होती है कि कभी भी इलाज जाया नहीं होता, कभी भी इलाज का कोई नुकसान नहीं होता, इलाज हमेशा बेहतरी लेकर आता है, इलाज हमेशा एक कदम आगे लेकर जाता है। और नशे की बीमारी में तो ज्यादातर पेशेंट को 2-3 इलाजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला इलाज किसी और इंटेंसिटी के साथ डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है। अगर उसके बाद कोई डिफिकल्टी आती है तो फिर इलाज का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी और नेचर डिफरेंट होती है, और उसके बाद अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो कुछ, तो जनरली मोस्टली पेशेंट्स को पहले साल में तो 2-3 इलाजों से गुजरना पड़ता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनका एक इलाज हो और पहला ही इलाज जब वो आउटडोर निकले तो उसके बाद वो ठीक ठाक रहें और उनको दोबारा किसी भी फॉर्म में इंडोर की जरूरत ना पड़े। तो क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है एंड लाइक ऑल अदर क्रॉनिक डिजीज, नशे की बीमारी में भी इलाज जारी रहता है, इलाज अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, और हर इलाज के बाद हर इलाज का फायदा होता है, और हर इलाज के बाद मरीज की जिंदगी में बेहतरी आती है, मरीज थोड़ा और बेहतरी की तरफ जाता है, और अगर फिर कोई डाउन आता है तो फिर मरीज को एक नई फॉर्म के साथ इलाज देने की जरूरत होती है। इलाज ही एक होप, एक उम्मीद और एक बेहतरी का बायस बनता है। अगर ऐसी सूरत में इलाज ना करवाया जाए तो फिर कोई उम्मीद नहीं है, कोई बेहतरी का चांस नहीं है, हर आने वाले दिन के साथ मरीज तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है, कोई गारंटी नहीं है। तो इलाज ही अगर कोई गारंटी देता है या कोई उम्मीद देता है या कोई बेहतरी की यकीन दहानी करवाता है तो वो इलाज ही है। और क्रॉनिक डिजीज में अभी तक साइंस कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं कर सकी, जितनी भी डिजीज जो क्रॉनिक है अभी, तो उसमें इसका मतलब ये है कि अभी साइंस इन्वेंट नहीं कर सकी कि कोई वन शॉट ट्रीटमेंट। और अनफॉर्चुनेटली ड्रग एडिक्शन की बीमारी का भी अभी तक साइंस ने कोई इन्वेंट नहीं किया कि कोई वन शॉट ट्रीटमेंट या कोई ऐसी एंटीबायोटिक या कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई थेरेपी कर दी जाए और मरीज ठीक ठाक हो जाए। तो ऐसी सूरत में मरीज का इलाज होना चाहिए जो मौजूदा साइंटिफिक वेरीफाइड मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, और जो भी मरीज इलाज में रहेगा, इलाज के प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा या उनकी फैमिली मरीज का इलाज करवाएगी, वही मरीज देगा।
इम्कानात की बढ़ाने की बात होती है ना कि जी इलाज में, और साइंस तो इम्कानात बढ़ाने की बात करती है। अगर आप ये करेंगे तो इम्कान बढ़ जाएगा कि वो नशे से दूर रहेगा, लेकिन अगर उसका इलाज भी करवाएंगे तो जो इम्कानात होने थे वो भी नहीं होते उसके ठीक होने के। मिस हफ्जा से मैं जो हमारी अगली गलत फहमी है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। ये जो समझा जाता है कि नशे के जो मरीज होते हैं वो बेचारे, उनको टेंशन बहुत होती है तो इसलिए वो नशा करते हैं। और अब वो बेचारे क्या करें, नशा ना करें तो और क्या करें, उनको टेंशन बहुत होती है जिंदगी में प्यार नहीं मिला उनको, और बचपन में कुछ ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, उनको मारा जाता था, उनको डिप्राइव रखा गया है, महरूम रखा गया है जिंदगी में, और बाकी बच्चों को ज्यादा तवज्जो मिली है, या इनकी फैमिली के हालात ठीक नहीं है, तो ये टेंशन की वजह से नशा करते हैं। तो अगर आपने इसका नशा छुड़वाना है तो पहले तो इसके वो बचपन के जो दुख हैं वो सुने और पहले उसको दूर करें, और उसके ट्रॉमास को पहले हील करें, तो फिर और टेंशनें भी उसकी दूर करें सारी, तो फिर वो नशा छोड़ सकते हैं। सामना ये इतनी बड़ी गलत फहमी है और इस पर सबसे ज्यादा बात होने की जरूरत है, यानी फैमिली को इसके बारे में एजुकेट होने की करने की भी अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरत है। देखें, सबसे पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन चले हम अगर मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस के उस बंदे की जिंदगी में वाकई ये सारे मसले हैं, तो भी नशा करने को कोई भी चीज, कोई भी रीजन सपोर्ट नहीं करती। यानी कोई लिटरेचर, कोई आर्टिकल, कोई रिसर्च नशा करने को जस्टिफाइड नहीं कहती, चाहे आपकी जिंदगी में कितने भी मसले क्यों ना हो। लेकिन जहां तक बात है इस मिथ की कि ट्रॉमास बहुत होते हैं, चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक होता है, ब्रोकन फैमिली से होते हैं, घर पे बहुत टेंशन होती है, ये सारी चीजें, अब इन चीजों को, इन पेशेंट्स का कोपिंग मैकेनिज्म नहीं अच्छा होता, इसलिए ये नशे की तरफ चले जाते हैं। नशा असल में वजह नहीं होती इन सब चीजों को डील करने की। जैसे हम बहुत सी रिसर्चेस में पढ़ते हैं कि नशे के जो मरीज होते हैं, नशा करना या नशे की बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग है उन लोगों के लिए। यानी वो मेन मसला नहीं है उनका, वो सिर्फ वो एक टिप है जो हमें दूर से सबको नजर आ रही है कि ये नशे करते हैं। उनके मेन इश्यूज या उनकी मेन प्रॉब्लम्स सारी नीचे छुपी हुई होती हैं कि उनको स्ट्रेस को हैंडल नहीं करना आता, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं होती, उनकी रिस्क असेसमेंट अच्छी नहीं होती, वो सही गलत में पहचान नहीं कर पाते, वो वे नहीं कर पाते कॉन्सिक्वेंसेस को। तो ये सारी वो वजह होती हैं जिसकी वजह से वो नशे की तरफ जाते हैं। लेकिन जब वो नशे पर आदी हो जाते हैं या उनकी नशे की बीमारी उनको हो जाती है, फिर वो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, जस्टिफाई कराने के लिए बहुत से एक्सक्यूजेस उनका ब्रेन ही उनको ढूंढ कर देता रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन डिजाइन ही इस तरह से किया गया है बाय डिफॉल्ट कि वो विक्टिम रोल में रहना बहुत पसंद करता है। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर आपके साथ कोई बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट शेयर करूं कि ये हुआ लाइफ में और ये सारी चीजें, और अगर आप उसको वैलिडेट कर दें मेरे विक्टिम रोल को कि हाँ बहुत बुरा हुआ, ज्यादती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मुझे अच्छा लगेगा वो, क्योंकि ब्रेन डिजाइन ही इस तरह से है। और मैं सेम बात दूसरे बंदे से शेयर करूं, वो भी वैलिडेट कर दे विक्टिम रोल को, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं किसी तीसरे बंदे से ये बात शेयर करूं और वो मेरे विक्टिम रोल को वैलिडेट ना करें और वो मेरे साथ कनेक्ट करते हुए, एम्पैथाइज करते हुए ये कहें कि हाँ इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है और इस चीज को हिंड्रेंस नहीं बनने देना अपने गोल्स के लिए, तो मुझे शायद वो बात उतनी पसंद नहीं आएगी। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ हम सबकी ब्रेन केमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि हमें विक्टिम रोल में रहना पसंद आता है। तो जब नशे के मरीज ये चीज अपने आप को बोल बोल कर अपने दिमाग में और दूसरे लोगों के साथ बात शेयर कर करके इस चीज पे बहुत ज्यादा उनका ईमान आ जाता है ना कि मैं वाकई में नशे इस वजह से करता हूँ कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं नशे करूं, तो जब उनको इस रोल में से निकाला जाता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो इतनी डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। जो डॉक्टर उनके ट्रॉमा को वैलिडेट नहीं करता, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं फौरन। तो ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये सारी चीजें, घर का एनवायरनमेंट, ये ठीक है, अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ के और चीजों को खराब करने में, लेकिन नशे को चलाने में या चलाए रखने में या ड्रग एडिक्शन में ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसलिए नहीं है कि फिर आपको, इसका मतलब है कि आपके पास स्किल सेट ही नहीं है कोई अपने आप को इन चीजों से बचाने के लिए। अदरवाइज तो हमारे पास बहुत ढेरों एक्सक्यूजेस होंगे इर्द गिर्द, हम अपनी हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बाय डिजाइन लाइफ ये होती है कि आप इन सारी चीजों के साथ, इन सारे स्ट्रेसर्स के साथ
आप थ्राइव करना सीखते हैं लाइफ में, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेसर्स की, अपने बिहेवियर्स की, अपने थॉट प्रोसेस की, हर चीज की जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना शुरू होती है और आप इन एक्सक्यूजेस में से और ट्रैप्स में से और मिथ्स में से बाहर निकालते हैं अपने आप को। तो ये जो एक विक्टिम रोल है कि बड़ी टेंशन थी जिसकी वजह से ये नशा करता है, तो ये भी एक्चुअली एक मिथ है। टेंशन की वजह से कोई नशा नहीं करता। हाँ, जिसको टेंशन को हैंडल करना नहीं आता, जिसके पास लाइफ स्किल्स नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, वो जरूर कोई शॉर्टकट्स ढूंढेगा जिंदगी में, और अगर नशे का एक्सेस है उसके पास तो वो नशे का इस्तेमाल भी करेगा। और वैसे भी नशे की बीमारी को एक प्राइमरी डिजीज कहते हैं, एक बुनियादी बीमारी है, यानी ये अपनी वजह आप है। आपने जिस वजह से भी नशा शुरू किया था, आप उस वजह से नशे के मरीज नहीं बनते। नशे के मरीज आप अपने जेनेटिक मेकअप की वजह से बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर कोई मलेरिया का मच्छर आपको काट जाए तो आप को मलेरिया के मच्छर को मारने से आपका मलेरिया ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको इलाज कराना होगा। सो नशे की बीमारी भी ऐसी है कि अगर किसी की जिंदगी में टेंशन भी थी या बचपन में प्यार नहीं मिला और फिर बाद में नशे की तरफ चला गया, तो अगर वो मरीज बन गया है तो फिर उसको इलाज चाहिए। आप उसको जितना मर्जी प्यार दे देंगे, उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से मीडिया का इसमें काफी रोल है, फिल्मों का और ड्रामों का, कि जिसमें इस किस्म का पोर्ट्रेट दिया जाता है कि बड़ा ही कोई जुल्म हुआ किसी इंसान पे और फिर वो नशे का मरीज बन गया और देवदास बन गया, उसका ब्रेकअप हुआ। तो ये वहां से भी कुछ हमें एजुकेशन मिली है जनरली लोगों को जो इस बारे में। फिलहाल साहब से मैं आखिरी सवाल हमारा इस आज के प्रोग्राम का, ये जो एक बड़ी ही ये भी एक बड़ी मशहूर गलतफहमी है कि अगर कोई घर में हमारा प्यारा नशा करता है तो इस चीज को एक फैमिली सीक्रेट बना के रखना चाहिए। इस बारे में उससे भी डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए, वरना उसका जिसे कहते हैं ना झाका, यानी पर्दा सा हट जाता है, फिर वो कहीं ज्यादा ही धड़ल्ले से घर में नशा ना करता फिरे। तो बेहतर है कि फिर हम खामोश रहें और थोड़ा झिझक रहे, ताकि तो उससे भी बात ना की जाए जो नशा करता है। और इस बारे में आसपास के जो लोग रह रहे हैं हमारी फैमिली में, उनसे भी बात ना की जाए। अगर मरीज के बच्चे हैं तो उनको भी ना बताया जाए, मरीज के ससुराल वाले हैं तो उनको भी ना बताया जाए, उसकी इज्जत खराब होगी। तो इस नशे की बीमारी को काफी अरसे तक एक आप समझे ओपन सीक्रेट हालांकि होता है, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं करता इस पे, और एलिफेंट इन द हाउस की तरह घर में मरीज अपनी बीमारी के मुजाहरे कर रहा होता है, लेकिन बात नहीं की जाती कि उसकी इज्जत बचानी है, किसी को बताना नहीं है। और दूसरा ये कि उससे बात करेंगे तो झिझक खुल जाएगी। तो आप इस बारे में आगाही दें कि ये तरीका दुरुस्त है कि छुपा लें, राज रख लें उसकी बीमारी का? सामना एडिक्शन के अंदर, क्योंकि इसको ज्यादातर जो है वो किरदार की खराबी के साथ तस्वीर दी जाती है और इसको एक मर्ज के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो फैमिलीज के अंदर ये रुझान बहुत ही कॉमन है कि इस मसले को किसी तरीके से छुपा लें, दबा लें। और साइंस बताती है कि जब आप किसी मसले को छुपा लेते हैं तो फिर वो एक बड़ा मसला बन के बाहर आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आतिशफशां पहाड़ के अंदर लावा जो है वो जमा होता रहता है और फिर कुछ अरसे बाद वो फट के बाहर आता है और फिर हर चीज को अपनी लपेट के अंदर ले लेता है। तो नशे के मर्ज के अंदर भी जो मरीज है वो भी यही चाहता है कि ये मसला जो है वो घर वालों तक ना पहुंचे, किसी को पता ना चले। वैसे घर वाले जो छुपा रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों से या मोहल्ले वालों से या और जानने वालों से, तो एक्चुअली खुद घर वालों के नॉलेज में सबसे देर से आता है, क्योंकि मरीज बहुत शुरू में एहतियात कर रहा होता है और वो बताना नहीं चाह रहा होता और वो मेक श्योर करता है घर वालों की क्या टाइमिंग है, क्या रूटीन है, कैसे। लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं उनको बहरहाल पता लगता है। और घर वाले भी अमूमन हम लोग अपने बच्चों के हवाले से मोहल्लेदारों को या अपने इवन बहन भाइयों को या जानने वालों को, दोस्त अहबाब को इजाजत नहीं देते कि वो हमें कोई ना कोई फीडबैक दें उनके मुताबिक, और इस वजह से वो लोग हमें फीडबैक नहीं देते। और अमूमन घर वालों को, घर वाले जो हैं वो आखिरी होते हैं जिनके नॉलेज के अंदर ये चीज आती है कि उनका बच्चा एडिक्शन के अंदर है। अगर कोई हमसे बात नहीं करता या हमें खुल के बताता नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये मर्ज जो है वो
किसी के नॉलेज के अंदर नहीं है हमारा ये मसला, लोगों के नॉलेज के अंदर होता है, लेकिन हमसे कोई बात नहीं करना चाहता इस मौजूद के। और इसकी जो दो बुनियादी वजूहात हैं, वो नंबर एक पे शेम है। शेम जो है वो फैमिलीज के अंदर जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलती है, और ये जो शेम वाली फैमिलीज हैं, इनका मोटो ये होता है कि डोंट टॉक, डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट फील। ये जो है इस मोटो को लेके चलते हैं अपनी शेम को डील करने के लिए, और उनके यहाँ जो भी मसला है उसको छुपाने को तरजीह दी जाती है, बजाय इसके को उसको हल करने को तरजीह दी जाए। और जब हम किसी मसले के बारे में डिस्कस करते हैं किसी समझदार इंसान से या किसी एक्सपर्ट से, तो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं, और जब हम इसको छुपा के रखते हैं तो वो मसला बढ़ता है। और नशे के मर्ज को डील करने के लिए, इस मर्ज को हल करने के लिए हमें मसले से ज्यादा सॉल्यूशन के ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि इंसान के जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जितनी तबनाई जो है, जैसे मरीज जो है वो पूरा दिन इस चक्कर में होता है कि उसने नशा कहाँ से करना है, इससे कैसे छुपाना है, उससे कैसे पैसे निकालने हैं, ये कैसे करना है। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है मरीज का छुपाने के ऊपर, लेकिन जब सबके अगर नॉलेज के अंदर हो कि ये मसला है, तो वो किसी को भी जो है वो मिसयूज नहीं कर सकता पैसों के लिए, किसी और मकसद के लिए। इसी तरीके से घर वाले जो हैं, अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने रिसोर्सेज को, मर्ज को छुपाने की जगह उसको हल करने पे लगाएं। और अगर हल करने के प्रोसेस में, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मस्जिद में जाके ऐलान करा दें कि हमारा बच्चा नशे का मरीज है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि वो एफर्ट जो है अपनी इस चीज के ऊपर करें कि हमने इस मसले को हल करना है। और अगर हल करने के प्रोसेस के अंदर किसी की नॉलेज में आता है और वो साइंटिफिकली करेक्ट है, तो जरूर लेके आए और इसको छुपाने के ऊपर जो है वो तवज्जो ना दें। और दूसरा जो मसला है वो स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो है वो बहुत ज्यादा रोक के रखता है घर वालों को बताने से, और वो स्टिग्मा जो है वो इस चीज का है कि ये कोई एक जो उनको वो इस मिसबिलीफ के अंदर होते हैं कि ये जो हमारा बेटा है या ये जो मसला है ये कोई इसका डिफेक्ट है या कोई डेफिसिट है हमारे बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से वो इस मसले का शिकार हो गया है। और लेकिन अगर आप एडिक्शन के मसले से थोड़ा हटके भी देखें, अगर आपके यहाँ कोई साहब आए जो कि जिनको डायबिटीज है और आप उन्हें अगर चीनी कहें चाय में कितनी, तो वो शर्माते शर्माते कहेंगे कि बस थोड़ी सी डाल दो, और कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकेंगे जनाब मुझे डायबिटीज है, मैं चीनी नहीं इस्तेमाल करता। सो इसी तरीके से नशे की बीमारी के अंदर भी जो स्टिग्मा है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और हम क्योंकि किसी को ये बताना या इस चीज को कबूल करना कि हमारे घर में कोई ऐसा मसला चल रहा है, उसको हम बहुत ज्यादा किरदार की खराबी के साथ और किसी डिफेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। हालांकि ये एक बीमारी है, और इसके अंदर मैंने देखा है कि अगर हम आसपास के सिग्निफिकेंट अदर्स या समझदार लोग, वाइज लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जब हम उनसे मशावरत करते हैं और बातचीत करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। मुझे याद है कि एक टाइम के अंदर विलिंग वेज का एक प्रोटोकॉल था कि अगर आप यहाँ इलाज के अंदर आना चाहते हैं तो उससे पहले आपको न्यूज ब्रेक करनी होती थी। ऐसे कुछ माशरे के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट लोगों को 3-4 जो कि कोई अहम रोल के प्रोफाइल्स, और आप जाके उनसे डिस्कस करते थे कि ये हमारे घर में मसला है और हम इसका जो हल करने लगे हैं और हम विलिंग वेज से इलाज कराना चाहते हैं, तो आपका क्या मशवरा है। और आप यकीन करें कि वो सब के सब कहते थे कि अब आपने आके सही फैसला किया है और कि आप इस मसले में से बाहर आए और इलाज की तरफ जाएं। तो असल चीज ये है कि हमें इस मसले को छुपाने की जगह इसके इलाज की जरूरत होती है, और पूरी की पूरी तवज्जो फैमिली की और मरीज की इलाज के ऊपर होनी चाहिए। और अगर इस प्रोसेस में किसी को भी पता लगता है तो उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका बच्चा नशे के मर्ज से बाहर आ जाए, बहाली के अंदर आए, उसकी जिंदगी बच जाए और वो अब जिंदगी के अंदर अच्छा फंक्शनल हो जाए, काम करने लगे। और इंसान जो है वो जैसे कोई एक अगर सड़क छाप हो और वो कुछ अरसे के बाद एक मिलियनेयर बन जाए तो लोग उसको मिलियनेयर कहेंगे, कोई याद नहीं करता कि उसका पहले की लाइफ कैसी थी। इसी तरीके से हमारा फ्यूचर जो है वो हमारा पास्ट नहीं डिफाइन करता,
हमारा प्रेजेंट डिफाइन करता है। तो अपने प्रेजेंट को खूबसूरत बनाइए और उसके ऊपर एफर्ट कीजिए, फ्यूचर ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगा, ना कि उसको छुपा के और ढक के रखने से आपको कोई फायदा। तो जब किसी का प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो फैमिली की जो ज्यादा फिक्र है वो इस पे नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इस पे फिक्र होनी चाहिए कि हमें अपने प्यारे का इलाज कराना है तो उसके बारे में क्या किया है। और जैसे अभी तलाल साहब ने भी कहा कि इलाज के दौरान अगर किसी को पता चलता है तो इलाज कराने में तो कोई शर्मिंदगी वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि हम कोई अच्छा काम ही कर रहे हैं उसका इलाज करा रहे हैं। इलाज ना कराने में शेम जरूर होनी चाहिए, लेकिन इलाज कराने में तो कोई शेम कहीं से बनती भी नहीं है कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन वही बात कि ज्यादा तवज्जो जब हम छुपाने में लगा देते हैं, लोगों से खुफिया रखते हैं इस चीज को, तो वो जो एनर्जी इलाज में लगनी होती है तो तब तक वो उसकी नौबत भी नहीं। तो आज हमने 10 गलत फहमियों की बात की है नशे की बीमारी के बारे में और फिर उसके इलाज के हवाले से। उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को इस हवाले से काफी आगाही होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी आज के इस वेबिनार में शिरकत की, तमाम प्रोफेशनल्स का। अल्लाह हाफ़िज़। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।